आम आदमी, आम जनता की आकांक्षाओं का और उनकी उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करने वाली आम आदमी पार्टी की त्रिमूर्ति आज इस मंच पर विराजमान है। देश के अग्रणी मीडिया समूह लोकमत की ओर से लोकमत नागपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान श्रृंखला में हम अपने आदरणीय अतिथियों का इस मंच पर सादर पुनः स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे अब अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन तथा लोकमत के पितृपुरुष स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय जवाहरलाल दर्डा जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण करके आदरणीय अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस दीप प्रज्वलन में हमारे सभी पाठकों और देश की तमाम जनता सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं शामिल हैं। जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच की दूरी कम होती रहे, लोकतंत्र के चारों स्तंभ कार्यरत रहें और हमारा भारत महाशक्ति के रूप में उभरे, यह कामना इस दीप प्रज्वलन में शामिल है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसमें देश के हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी है। लोकमत अपनी भूमिका निभाने को सदैव कटिबद्ध रहा है और देश के हर वर्ग की आवाज बन के उभरा है। राष्ट्रीय हित के हर अभियान में लोकमत ने सदैव अग्रणी होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो रक्तदान हो या स्वच्छता अभियान, बात युवाओं की हो या महिलाओं की, खिलाड़ियों की हो या कलाकारों और साहित्यकारों की, सभी की आवाज बुलंद करने वाला मीडिया ग्रुप है लोकमत। लोकमत के इस मंच पर अब हम आदरणीय अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे और उनका सम्मान करना चाहेंगे। मैं निवेदन करती हूं लोकमत समूह के चेयरमैन श्री विजय दर्डा जी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, वे कृपया सर्वप्रथम स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता, खास इरादों वाले आम आदमी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का। बापू के सेवाग्राम आश्रम में निर्मित सूतमाला, पुष्पगुच्छ और स्वर्ण जयंती का विशेष सम्मान चिन्ह देकर इस मंच पर हार्दिक स्वागत है माननीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का। श्री विजय दर्डा जी स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता, कलाकार का दिल और राजनेता का दिमाग रखने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत सिंह मान जी का। देश के हृदय प्रदेश महाराष्ट्र में, देश के सीमावर्ती प्रांत, वीरों की भूमि पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत सिंह मान जी का हार्दिक स्वागत है। निवेदन है लोकमत समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवेंद्र दर्डा जी से कि वे कृपया स्वागत करें राज्यसभा सांसद एवं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी श्री राघव चड्ढा जी का। सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी एवं बुलंद आवाज के धनी श्री राघव चड्ढा जी, आपका लोकमत के मंच पर सभी नागपुर वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत। अतिथियों के औपचारिक स्वागत के बाद आइए अब हम एक यात्रा पर नजर डालें। वो यात्रा जो एक समाचार पत्र से शुरू होकर देश के अग्रणी मीडिया समूह बनने की यात्रा है। वो यात्रा जिसमें लोकमत की पहुंच महाराष्ट्र से दिल्ली तक हो चुकी है और अब आप सबकी शुभकामनाओं के साथ पंजाब तक भी होगी। तो चलिए हम लोकमत की अब तक की यात्रा पर एक एवी देखते हैं। एवी प्लीज। मीडिया ग्रुप
Started in the independence era, Shri Jawaharlal Darda, a freedom fighter, is the founder of the current Lokmat Media Group. Rooted in nationalism, the name Lokmat was given by none other than great freedom fighter Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Lokmat Media Group have stayed relevant to readers and partners with print, television, digital, an experiential marketing division for solutions and IPs, which has created Lokmat Maharashtrian of the Year. फार मानतो की मला एवढा मान दिला आणि इतकी इज्जत दिली. Lokmat Parliamentary Awards, Lokmat Maharashtra's Most Stylish, Lokmat Infra Conclave, World Orange Festival, Sarpanch Awards, Surajyotsna National Music Awards. The major achievement of the group is its flagship newspaper, Lokmat Marathi Daily, which has been Maharashtra's #1 newspaper since 3 decades. The industry has made this leadership credible, and Lokmat is not only the #1 in Maharashtra, but also the #1 in Pune and the #1 Marathi Daily in India. Lokmat has created news and columns that are inspiring and engaging. Across 12 editions and with over 3,000 reporters and 57 hyperlocal editions, Lokmat stays connected with readers and their issues. Covers 45 districts across Maharashtra, Goa, Gujarat, MP, Chhattisgarh, Telangana and Karnataka, and reaches over 16 lakh homes daily. From Sarpanch to parliamentarians, from youngsters to women, from Yavatmal to Delhi, Lokmat Media Group has created its own journey. We feel proud that we could gain the confidence of our readers, and we could gain their confidence because we fought for their issues. We tried to fulfill their aspirations. We are always with them. Its impactful print-led movements has helped Lokmat to win over the hearts in Maharashtra. हम सब मिलकर महाराष्ट्र को जल समृद्ध बना सकते हैं. Lokmat's popular program of inculcating reading amongst the children in Maharashtra has helped it to stay connected with the largest school program called Sanskarache Moti, connecting with 3 million students across a period of 6 months, year after year. Not only that, at the end of the program, about 40 children get a rare chance of meeting parliamentarians or the president or PMO in Delhi. Through our impactful initiatives, we strive to empower across various segments of Maharashtra. प्रत्येक सखीच्या सुप्त कलागुणांना वाव सखी मंच देते आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी अशासारखे सुद्धा प्रोग्राम इथे घेतले जातात. हर लड़की को दाखिल होने की जरूरत है. To create world records. To conserve, Lokmat has set up green printing press with the best world-class technology and infrastructure. Lokmat Group successfully commissioned the 2.4 megawatt solar power across 10 plants in Maharashtra. Solar installations are called Lokmat Green Energy Parks. देशामधलं हे पहिलं वृत्तपत्र आहे, याचा आपल्यालाही अभिमान वाटेल
की आपल्या इथलं वृत्तपत्र देशातलं पहिलं वृत्तपत्र आहे जो ग्रीन आहे. Lokmat has raised a voice towards every natural calamity or act of injustice that has happened in India in any part of the country. As our founder said, think national, act local. We believe in it, and that helps us stay rooted and yet move along. स्वर्ण महोत्सव तक की ये यात्रा कठिन थी, क्योंकि सच लिखना, सच के साथ खड़े रहना और सच को सम्मानित करना आसान नहीं होता. मगर समंदर में उतर जाते हैं जो हैं तैरने वाले, किनारे पर भी डरते हैं तमाशा देखने वाले. यकीनन झूठ की बस्ती कहीं आबाद है, लेकिन बहुत से लोग जिंदा हैं अभी सच बोलने वाले. और वही सच बोलने वाले, उनका साथ देना, उनकी आवाज बनना, यही लोकमत समूह के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राज्यसभा श्रीमान विजय दर्डा जी ने कलम के माध्यम से भी किया है और आवाज के माध्यम से भी किया है. मैं अब उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वे कृपया स्वागत भाषण दें. लोकमत पत्र समूह के मातृ संस्करण लोकमत के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर पधारे हुए हमारे सारे सम्माननीय मेहमान, मगर मैं उनका स्वागत करने के पहले, आज मातृ दिवस है और मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम भाई और बहनों की माताओं को पहले मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ. और उन्हीं के कारण आज हम भारत माता को वंदन बनाने के काबिल बने हैं. जय हिंद. हमारे खास आग्रह पर लोकमत के मातृ संस्करण नागपुर के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर पधारे हुए इस राष्ट्र के एक लाडले सुपुत्र तथा आम पार्टी के संस्थापक, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनको सारा देश जानता है, क्योंकि आज के ज़माने में हंसना और हंसाना बड़ा कठिन काम हो गया है. मगर ऐसे जीवन के अंदर अगर कोई किसी को हंसा पाता है, उसका दर्द मिटा पाता है, तो वो महान व्यक्ति होता है, ऐसा मैं मानता हूँ. और वो पंजाब के लाडले सुपुत्र अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भगवंत मान जी, उसी प्रकार यहाँ पर एक युवा शख्स उपस्थित है. शायद कभी कभी उनको देख के लोग कंफ्यूज हो जाते कि कहीं वो बॉलीवुड के हैं. पार्लियामेंट राज्यसभा के सबसे युवा सांसद और आम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री राघव चड्ढा जी, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर आज यहाँ पर पधारे हैं. मैं मेरे सहयोगी
और लोकमत ग्रुप के प्रबंध संचालक चिरंजीव देवेंद्र, लोकमत के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री श्रीमंत माने जी, लोकमत समाचार के संपादक श्री विकास मिश्रा जी और लोकमत टाइम्स के एडिटर और कोऑर्डिनेटर श्री एन.के. नायक जी, केजरीवाल जी के साथ में आए हुए सभी साथी और आप यहाँ पर सब उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे मीडिया के मित्रों, लोकमत की यात्रा के बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, भी आपने एवीबी देखी है कि 100 साल के पहले ये एक मशाल हमारे पूर्वजों ने जलाई थी इस देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए। अखबार चलता गया, बंद होता गया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद में निरंतर साप्ताहिक के रूप में, बाद में अर्ध साप्ताहिक के रूप में, यानी कि वीकली और बाई वीकली के रूप में यवतमाल से निकलता था। लोकमान्य तिलक जी और गांधी जी का आशीर्वाद था। नागपुर से 1971 में लोकमत का प्रारंभ हुआ और आज हम लोग स्वर्ण जयंती मना रहे हैं आप सब पाठकों के आशीर्वाद से। अखबार तो सभी निकालते हैं, सभी चलाते हैं। हर व्यक्ति का एक मकसद होता है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मगर अरविंद जी का अपना एक मकसद है। उसी प्रकार लोकमत का भी एक मकसद है। केवल खबरें देना, खबरों को लोगों तक पहुंचाना, ये केवल उसका मकसद नहीं है। तो इस अखबार के माध्यम से लोगों के जीवन को अधिक समृद्ध बनाना, विकासशील बनाना और जहां जहां पर भी भ्रष्टाचार है, जहां जहां पर भी कमियां है, उसके ऊपर उंगली रखना, युगों में स्वाभिमान जगाना, किसानों के हक के लिए लड़ना और साथ ही साथ में महिलाओं के लिए एक व्यासपीठ बनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सारे काम जो हैं, अंधश्रद्धाओं के खिलाफ में लड़ना, ये लोकमत ने किया है। आज भी करता है, करते आया है, करता रहेगा। ये करने में लोकमत ने कभी किसी बात की चिंता नहीं की, नफा नुकसान का उसने कभी गणित नहीं किया। यहां तक हुआ मान साहब कि जब मेरे पिताजी उद्योग मंत्री थे, जब मेरे पिताजी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो हमारे ही रिपोर्टर उनके खिलाफ के अंदर कंटिन्यूस सीरीज चला रहे थे और उसका असर ये हो रहा था कि रोज हाउस बंद होता था, उनके खिलाफ में वहां पर अंदर आंदोलन होता था। हमारे जो रिपोर्टर थे वो थोड़े से घबराई भी थी, हमारी वो राही भिड़े नाम की जो रिपोर्टर थी वहां की। अन्य रिपोर्टर्स उनको लेके गए अपने साथ में, बोले बाबूजी ये बहुत घबराई हुई है। तो बोले राही क्या होगा, तुम क्यों घबराई हो? नहीं बाबूजी मेरे वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा देखिए राही तुम अपना काम करती रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। लोकमत को हमेशा उन्होंने किसी भी पक्ष से, वो खुद कांग्रेसी थे, मैं पहले बार राज्यसभा में इंडिपेंडेंट गया, 2 बार मुझे कांग्रेस ने उनका सांसद बनाया, 18 साल में पार्लियामेंट में रहा, मगर अखबार के ऊपर उसका कभी असर नहीं हुआ। हमारे पास में केवल एक कॉलम है, उसको हम एडिटोरियल कॉलम कहते हैं, और एडिटोरियल कॉलम के माध्यम से हमने अपने विचार वहां पर व्यक्त किए। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, सेक्युलरिज्म की रक्षा होनी चाहिए और नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की आवाज लगातार बुलंद होती रहनी चाहिए। ये हम लोगों ने हमेशा विचार किया।
आज तीसरी पीढ़ी भी ये काम कर रही, उसी विचारों पे वो भी काम कर रही है। अखबारों को कभी हम लोगों ने हमारे इस मंच पर हमने आज तक अनेक लोगों को इसी स्वर्ण जयंती महोत्सव के अंदर हम लोगों ने, जब हमारा 15 दिसंबर को हम लोग 50 साल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो अनुराग ठाकुर जी जो कि I&B मिनिस्टर है, उन्होंने डिजिटली इसका उद्घाटन किया था। तो हमने इसी मंच पे सर यहीं से सांप्रदायिक सौंदर्य के संदर्भ में इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर किया, और उस इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में हमने श्री श्री रविशंकर जी को यहाँ पर निमंत्रित किया। एक ही समय उसी मंच के ऊपर स्वामी रामदेव जी यहाँ पर थे, जैन आचार्य लोकेश मुनि जी यहाँ पर थे, स्वामी नारायण संस्थान के, जिनको अक्षरधाम जैसे टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं, और जब ये अबू धाबी में टेम्पल बनाने जा रहे हैं, वो ब्रह्म विहारी दास स्वामी जी यहाँ पर थे। कार्डिन ओसवाल ग्रेसियर जो क्रिश्चियन धर्मगुरु है, वो उस मंच पर थे। हाजी सैयद सलमान चिश्ती जी जो अजमेर शरीफ के दरगाह के प्रमुख है, वो यहाँ पर हाजिर थे। प्रहलाद वामन पै जी भी यहाँ पर थे, और साथ ही साथ में लद्दाख बौद्ध के भिक्खु संघ सेना जी भी यहाँ पर थे। उनके सामने ये सांप्रदायिक सौंदर्य के बारे में चर्चा हुई, बहुत अच्छी खुलकर चर्चा हुई। साथ ही साथ में हमें इसी मंच के ऊपर राष्ट्रीय स्वयं संघ के संचालक माननीय श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी को भी बुलाया था। उनके भी विचार हम लोगों ने साझा किए। हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मत्व में यहां पर चर्चा हुई। अखबार का काम ही है कि सबके विचार सुनना चाहिए, सबके विचार समझना चाहिए, और उसके बाद में लोगों के पास अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। वो काम लगातार हम करते रहे। इसी साथ में कोरोना के अंदर हमारे यहाँ पर के सारे लोग रास्ते पे काम कर रहे थे। मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली केजरीवाल जी को रात को फोन किया कि कृपा करके कहीं तो भी एक बेड दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। उन्होंने तत्काल मदद की, मगर उसके बावजूद भी हम हमारे वो हेल्थ करस्पॉन्डेंट को नहीं बचा सके। बहुत कम छोटी उम्र का था, 2 छोटी उसकी बच्चियां थी, उसकी कोरोना में डेथ हो गई वहां पर। हमारे लोग सिपाही की तरह लड़ रहे थे। जिस प्रकार से सिपाही अपनी रक्षा करते हैं बॉर्डर्स की, उस प्रकार से हमारे लोग काम कर रहे थे। हमने लोकमत परिवार के करीब 174 लोगों को खोया है, मगर हम डगमगाए नहीं। आज 3000 करस्पॉन्डेंट का हमारा जो परिवार है वो लगातार अपना काम करते रहा है। और उसी ने, जब खून की कमी थी मुख्यमंत्री जी, उस समय में जब महाराष्ट्र सरकार ने हमसे कहा कि 1 और 2 दिन का खून है, उस समय पे हम लोगों ने एक 61,000 बोतल्स 1095 सेंटर पर जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस प्रकार से हम लोगों ने खून इकट्ठा किया। एक किसी को कतरा मांग लीजिए देगा नहीं। हम लोगों ने 61,000 देके इस देश का पूरा विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया हम लोगों ने। अनेक हमारी अलग अलग योजनाएं यहाँ पर हमने भगिनियों के लिए, युवकों के लिए गान प्रतियोगिता की, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स की, और साथ ही साथ में ईश्वर का एक अपना वैभव है। आज न कल न परसों कभी न कभी तो हमें यहाँ पर राजधानी का दर्जा मिलेगा, विदर्भ बनेगा, बन के रहेगा। मगर तब तक हम लोगों ने नागपुर की शान के अंदर एक स्लोगन स्पर्धा की थी, और वो जो स्लोगन स्पर्धा थी, जिनको ये पहला पारितोषिक मिला है 1 लाख रुपए के, वो एक इसी विदर्भ की एक महिला है छोटे गांव की, जो आपके हस्ते आज उनको हम लोग नवाजने वाले हैं। स्लोगन था हमारा, और स्लोगन के अंदर वो सामने आया, देश की शान नागपुर मेरी जान। देश की शान नागपुर मेरी जान, ये स्लोगन होगा। इसके बाद में हर किसी के मुंह पे वो आवाज होगा, देश की शान नागपुर मेरी जान। उसी तरह से हम लोगों ने एक एंथम भी बनाया नागपुर शहर के लिए।
और वो जो एंथम है वो मशहूर गीतकार प्रशांत इंगोले, जिन्होंने बाजीराव मस्तानी के गाने लिखे, जिन्होंने मेरी कौम के गाने लिखे, जिन्होंने 83 के गाने लिखे, ऐसे सुपरहिट गाने लिखने वाले प्रशांत इंगोले ने नागपुर शहर के लिए थीम सॉन्ग बनाया है। उसको शंकर महादेवन ने गाया है और उसका कंपोज किया है अजिंक्य सोनटक्के ने, वो भी विदर्भ के सुपुत्र है। बहुत जल्दी हम लोग वो भी आपकी सेवा में हाजिर करेंगे। अब मैं दो विचार मेरे सामने रखना चाहूँगा केजरीवाल जी को आमंत्रण देने के पहले या उसके पहले भी, कि मेरे मन में हमेशा एक विचार आता रहा है, किस राष्ट्र के अंदर एक जमाना था जब एक पार्टी का राज था, धीरे धीरे कई पार्टियां और पार्टियों में तब्दील होता चला गया। और ये हमारे यहाँ ही नहीं हुआ, पूरे विश्व में हुआ है। जो आज़ादी के अंदर लड़ाई लड़ती है वो पार्टी, वो हमेशा 3-4 साल 3-4 टर्म तक वो काम करती है, उसके बाद में अनेक पार्टियां उसके अंदर काम करती है। मगर लोकतंत्र में पार्टियों की भूमिका को लेकर पिछले 75 साल से कभी भी खुलकर बात नहीं हुई है। क्या एक राजनीतिक दल का एकमात्र ध्येय यही हो सकता है कि सत्ता को प्राप्ति करना, या फिर समाज और व्यवस्था में बदलाव लाना? ये प्रश्न हर नवयुवक के मन में आता है। क्या राजनीतिक दल किस कीमत पर इस राष्ट्र को संवारता है? क्या प्रदेश या देश का राज करने के लिए राजनीतिक दलों को सत्ता चाहिए, या लोक कल्याण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सत्ता मिलनी चाहिए? जी हां, बिना सत्ता के संभव भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का बदलाव लाना होगा तो निश्चित रूप से एक राज का स्थापित होना जरूरी है। जैसा कि मैं आज भगवान मान साहब से बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके सामने एजेंडा क्या है अभी? बोले मेरे सामने सबसे पहला एजेंडा यह है कि जो ड्रग के गिरफ्त में आए हुए सारा पंजाब उसको बाहर निकालना, और उसको भी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बाहर निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से मेरे सामने दूसरी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर की भी। तीसरा मेरे उनके सामने प्रायोरिटी है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब में कैसे बनाऊं। जिन लोगों ने जिस कारणों से हमें वहां पर सत्ता सौंपी है, उनके विश्वास को मैं कैसे पात्र हूं, ये सारे वो बता रहे थे कि मेरे सामने प्रायोरिटीज है और उस ढंग से मैं काम कर रहा हूं। क्या केवल सुधार लाकर ही या सुधार लाने के लिए सत्ता आवश्यक है? तो कल किसी ने मेरे सामने ये भी एक सवाल खड़ा किया कि क्या देश में सती प्रथा को खत्म करने के लिए, या बाल विवाह को रोकने के लिए, या सूचना के अधिकार को पाने के लिए, या लोकपाल कानून जैसे ये आंदोलन के माध्यम से ये आए, या महिलाओं के सुरक्षा के लिए निर्भया कांड, ये सब ठीक है। ये करने के लिए भी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, और जो इसको इंप्लीमेंट कर सके, तो उसके लिए सत्ता की आवश्यकता है। समाज में 60% लोग आज भी ऐसे हैं जो सरकार ने दिए भोजन के ऊपर निर्भर है। ये चित्र भी अच्छा नहीं है। आज ऐसे 8% करीब लोग हैं कि जो काम के लिए, तो सरकार अपना काम करेगी, पर सरकार के साथ साथ में हमें भी ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे वो खुद स्वयंभूत हो, वे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। और मुझे विश्वास है कि इन सब बातों का भी यहाँ पर चर्चा होगी, और उस चर्चा में से कुछ हमें मार्गदर्शन भी आप लोगों का होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी, आप एक उम्मीद हो।
लोकतंत्र में एक उम्मीद बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी, ये जो फिजा तुमने चलाई है, उसकी खुशबू यहां तक आई है। आपकी सल्तनत को मैं क्या नाम दूं? आपने गरीबों की कुटियों में एक महक लाई है। इसी के साथ में मैं आप सबको फिर से एक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे निमंत्रण पर पधारे और एक नहीं दो आए। मैं आपका आभारी हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस राष्ट्र के लिए आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे और आयुष्मान हो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय दर्डा जी। और इससे पहले कि हम अतिथियों के विचारों से लाभान्वित हों, स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो विदर्भ स्तरीय प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की थी, उनके विजेताओं को अब अतिथियों के करकमलों से पुरस्कृत किया जाएगा। विजेताओं से निवेदन है कि जिस ओर मैं हूं, आप उस ओर से मंच पर चढ़ें और अपना पुरस्कार लेने के बाद दूसरी ओर से निकलें। तो सबसे पहले, जिनका जिक्र अभी दर्डा जी ने भाषण में किया, देश की शान नागपुर मेरी जान, यह नारा देने वाली श्रीमती उज्ज्वला राउत चंद्रपुर से, जिन्हें 50,000 की इनामी राशि लोकमत की ओर से आज हमारे अतिथियों के करकमलों से प्रदान की जाएगी। बहुत सारी तालियां इनके लिए होनी चाहिए। श्रीमती उज्ज्वला राउत, इनका नारा देश की शान नागपुर मेरी जान, ये विजेता रहा है इस विदर्भ स्तरीय प्रतियोगिता में, जिसमें हजारों नारे हमें प्राप्त हुए थे। पाठकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस प्रतियोगिता को, हजारों की संख्या में सभी ने हिस्सा लिया था। आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आपकी रचनात्मकता बढ़ती रहे, ये शुभकामना लोकमत की ओर से। इसके बाद अगली प्रतियोगिता के विजेता, ये भी विदर्भ स्तरीय पुरस्कार, ये प्रतियोगिता थी रंगोली प्रतियोगिता। अभूतपूर्व रिस्पांस हमें मिला। इसमें प्रथम हैं बुल्ढाना की प्रज्ञा टवलारे, 21,000 रुपए की इनामी राशि और साथ ही एक ट्रॉफी। द्वितीय है वर्धा की योगिता केणे, 15,000 रुपए की इनामी राशि और ट्रॉफी। और तृतीय है अमरावती की सुनीता घोगरे, 11,000 रुपए की इनामी राशि और ट्रॉफी। योगिता केणे, सुनीता घोगरे। इसके बाद हमने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था विदर्भ स्तरीय, जिसमें कि अलग अलग आयु वर्ग के लिए ये प्रतियोगिता थी। 5 से 7 आयु वर्ग, 8 से 10 आयु वर्ग और 11 से 12 आयु वर्ग, तीनों ही आयु वर्ग के विजेता। प्रथम 5 से 7 आयु वर्ग की विजेता भक्ति कावरे, जो कि अकोला से हैं, 15,000 रुपए की राशि और ट्रॉफी इन्हें आदरणीय अतिथियों के द्वारा प्रदान की जाएगी। निबंध प्रतियोगिता 5 से 7 आयु वर्ग। निबंध प्रतियोगिता 8 से 10 आयु वर्ग के विजेता काटोल से आंचल निम्बुलकर, इन्हें भी 15,000 रुपए की इनामी राशि और ट्रॉफी हम प्रदान कर रहे हैं। और 11 से 12 आयु वर्ग की विजेता ऋतुजा कड़ू। देखिए, आज विश्व मातृ दिवस है और महिला प्रतिभाएं यहाँ सम्मानित हो रही हैं। पहले स्लोगन कंपटीशन, फिर रंगोली और उसके बाद अब हमारी बच्चियां कितनी आगे हैं निबंध प्रतियोगिता में। तीनों आयु वर्गों में बच्चियों ने स्थान प्राप्त किए हैं। एक बार पुनः बहुत सी तालियां इनके लिए होनी चाहिए।
और अगली प्रतियोगिता के विजेताओं का नाम बताने से पहले हमारे आदरणीय स्पॉन्सर IIT पॉइंट के निदेशक श्री अमित जिचकर जी को मैं आमंत्रित कर रही हूं। वे भी मंच पर पधारें। श्री अमित जिचकर जी, आपके करकमलों से भी अगली प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत होंगे। अगली प्रतियोगिता थी ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें क्लासेस की कैटेगरी थी 1st to 4th स्टैंडर्ड, 5th to 7th, 8th to 10th और 11th to 12th। इसमें पहली विजेता हैं नागपुर की प्रांजलि मथाने, जो कि 1st to 4th आयु वर्ग की विजेता हैं। 5,000 रुपए की इनामी राशि और ट्रॉफी। प्रांजलि मथाने। 1st to 4th स्टैंडर्ड, फर्स्ट 5,000। उसके बाद अगला जो आयु वर्ग था, अगला जो कैटेगरी थी, स्टैंडर्ड 5th to स्टैंडर्ड 7th। इसकी विजेता हैं श्रावणी वीरघारे, ये भी नागपुर से हैं। इन्हें भी 5,000 रुपए की इनामी राशि और ट्रॉफी हमारे आदरणीय अतिथि प्रदान करेंगे। तृतीय, इसके बाद अगली कैटेगरी थी 8th to 10th। ज्ञानाई रेवतकर नागपुर से ही, ये इस वर्ग में प्रथम आई। इन्हें 9,000 रुपए की इनामी राशि और ट्रॉफी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 11 to 12th स्टैंडर्ड के लिए अब्दुल करीम प्रथम आए इस आयु वर्ग में, 11 to 12th स्टैंडर्ड में। उन्हें ये ट्रॉफी। सभी विजेताओं के लिए एक बार पुनः बहुत सारी तालियां बजाएंगे। श्री जिचकर का हार्दिक धन्यवाद। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे अब मंच के सामने स्थान ग्रहण करें। श्री अमित जिचकर जी। आदरणीय अतिथि स्थान ग्रहण करें। श्री अमित जिचकर जी मंच के सामने विराजमान होंगे। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। इसी प्रकार लोकमत के सभी उपक्रमों में आप ऐसा ही रिस्पांस, ऐसा ही सहयोग देते रहिएगा। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और वक्ता उस प्रदेश के हैं जिस प्रदेश में सदियों से वीरता का रंग है, कला का रंग है, देशभक्ति का रंग है, और इस आम चुनाव के नतीजों के साथ अब बदलाव का भी रंग है। 5 नदियों के पानी से पवित्र होने वाला हमारे देश का सीमावर्ती राज्य, जो हमारे देश की शान है, पंजाब, उस पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री अब नए पंजाब के समक्ष चुनौतियां, इस विषय पर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। श्रीमान भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री पंजाब। बहुत बहुत मेहरबानी। लोकमत मीडिया ग्रुप दे इस स्वर्ण जयंती अवसर पर माननीय चेयरमैन साहब विजय धारदा जी, उनका सारा स्टाफ, अलग अलग एडिटर साहबान, जितने भी लोकमत को जिन्होंने सच में ही लोकमत बनाया, कर्मचारी साहबान, और देश में एक नई किस्म का राजनीतिक लोकमत बनाने वाले क्रांतिकारी मुख्यमंत्री दिल्ली नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, राज्यसभा में पंजाब की नुमाइंदगी करने वाले राघव चड्ढा जी और सभी अतिथिगण, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपका एक एक चला हुआ कदम हमारे सर माथे पर, आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ नमस्कार, सत श्री अकाल और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मीडिया को चौथा पिलर माना जाता है। जैसा कि चेयरमैन साहब जब बोल रहे थे कि उनका
अखबार जो उन्हीं के पिताजी जो उस समय मंत्री थे, उनकी मंत्रालय की कमियां बताता था। असल में मैं ये समझता हूं कि जो अच्छा दोस्त वही है जो कमियां बताए। तारीफ करने वाले बहुत मिल जाएंगे। दोस्त का मतलब इस लफ्ज में ही छुपा हुआ है। एक डैश लगा दीजिए बस, 2 डैश सत्य, 2 सच्चाइयां, 2 सत्य। अगर एक तरफ से सत्य है, एक तरफ से झूठ है, ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो सत्य वही है जो बताया जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, सच और झूठ में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है? बीरबल ने कहा, जी जितना कान और आंखों में होता है। तो अकबर ने कहा, ये क्या, मैं समझा नहीं। तो बीरबल ने कहा, जी जो कानों से सुनते हैं वो झूठ है, जो आंखों से देखते हैं वो सच है। आजकल जगह जगह पे नफरत के बीज बोए जाते हैं तो इंटरनेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि र्यूमर फैलते हैं। वो कानों से सुनते हैं, हम आंखों से नहीं देखते। अफवाहें कानों से फैलती हैं, आंखों से नहीं फैलती। तो अखबारों का ये काम, मीडिया का ये काम है कि वो लोगों को आगाह करे कि ये हो रहा है। वरना आजकल देखते हैं, एक टीवी चैनल ने 15 मिनट का एक शो है, 24 घंटे का चैनल है, 15 मिनट का शो शुरू कर रखा है पॉजिटिव खबरें। इसका मतलब 23 घंटे 45 मिनट वो नेगेटिव खबरें देते हैं। खबरों में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, खबर तो खबर है। तो 5-6 राज्यों में लोकमत फैला हुआ है। और यहां रही पंजाब की बात, बहुत बड़ा मैंडेट, बहुत बड़ा फतवा पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी को दिया। इतिहास में इससे पहले ऐसा हुआ नहीं। जब इतना बड़ा मैंडेट आता है, फतवा आता है, तो हौसला तो बढ़ता ही है, लेकिन जिम्मेदारी भी डबल ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि मैं इस बात के लिए खुशकिस्मत हूं कि हमारे नेशनल कन्वीनर के पास इससे भी बड़े फतवे को संभालने का तजर्बा है। 70 में से 67 आउट ऑफ 70 इससे भी बड़ा फतवा उन्होंने संभाला और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती और देश की सबसे बड़ी चुनौती लगभग सेम है। करप्शन हमारी देश की बहुत बड़ी समस्या है। हमने आते ही एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी कर दी कि अगर सरकारी ऑफिस में या कहीं पे भी सरकारी अधिकारी आपसे पैसे मांगे कि ये फॉर्म तभी भरा जाएगा, पहले इतने पैसे दो, तो मना मत करना। अपनी जेब में से इधर की जेब में से पैसे निकाल के दे देना, इधर वाली जेब से मोबाइल निकाल के एक वीडियो बना लेना और हमें भेज देना। आप यकीन मानो अब सरकारी अधिकारियों ने अपने दफ्तरों के सामने लिखा हुआ है कि यहां पर रिश्वत देना पाप है। हमने पाप को पहचाना और पाप को पुण्य में बदल दिया। लोग कहते हैं जी ये तो बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। तो मैं ये नहीं कहता 100% बंद हो गया, ताना बाना अभी 70 साल का उलझा हुआ है, कर लेंगे। हमने पंजाब के पैसे को लूटने वालों को पहचानना शुरू किया। हमारे यहां एक एक्ट बनाया था। एक्ट बनाने वालों ने अपने ही पक्ष में, एक बार आप एमएलए बन गए, अगली बार नहीं बने तो आपको 75,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आप 2 बार बन गए, तीसरी बार नहीं बने तो 50,000 और ऐड हो जाएगी। आप 4 बार बन गए, 5वीं बार नहीं बने तो 50,000 आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। 7-8 बार जीते हुए हैं
हैरानी की बात यह है विजय जी कि बहुत से एमएलए ऐसे हैं पंजाब में जिनको हारने में फायदा है, क्योंकि जीतते हैं तो सैलरी मिलती है, हारते हैं तो पेंशन मिलती है। सैलरी है 85,000 और हारते हैं तो पेंशन मिलती है 4.5 लाख। तो हमने बोल दिया कि जी सेवा, हाथ जोड़कर वोट मांगते हो कि हमें सेवा का मौका दीजिए, हम सेवा की इतनी पेंशन नहीं दे सकते। एक एमएलए एक पेंशन, चाहे 10 बार बनो चाहे 5 बार बनो। ये बहुत ही लोगों ने वेलकम किया इस फैसले का। खेती, क्योंकि पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, धान उगाने की वजह से हमारे पानी का जो लेवल है धरती का बहुत डेंजरस लेवल पर नीचे चला गया है। मतलब मारूथल बनने की कगार पर खड़े हैं। हमको पानी बचाना है। हमारी स्टेट का नाम पानियों पर है, 5 आब 5 पानी। लेकिन हमारा धरती का पानी खत्म हो रहा है, नदियों का पानी पोल्यूटेड हो गया। गुरु नानक साहब ने अपनी बानी में लिखा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा, धरती को माता का दर्जा। लेकिन बदकिस्मती से हम इन तीनों दर्जों को कायम नहीं रख पाए। हम मिलकर सारे 3 को पंजाबी जो हैं, पूरी दुनिया में जितने पंजाबी बसते हैं, हम मिलकर इन तीनों दर्जों को कायम करेंगे और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाएंगे। ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे युवा जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में ड्रग्स में चले गए। असल में उनका कसूर नहीं मानता मैं, असल में बेरोजगारी है। अगर उनको काम मिले तो वो नहीं जाएंगे ड्रग्स की तरफ। पंजाबी की कहावत है, बेला मन शैतानी दा घर। अगर वो फ्री रहता है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। अब हमारे यहाँ ट्रेंड है, या तो बाहर चले जाओ आईलेट्स करके, जब विदेश में पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा चला जाए यहाँ से, वरना तो ड्रग्स में ना चला जाए। तो हम उस पर बहुत सिस्टेमेटिकली काम कर रहे हैं। और वो पंजाब जो कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था, वो पंजाब जो दारा सिंह मिल्खा सिंह के लिए जाना जाता था, वो पंजाब जो फौज के जर्नैलों के लिए जाना जाता था, उस पंजाब को दोबारा फिर पंजाब बनाएंगे। और नौजवान युवा और नौजवान लड़के लड़कियों के हाथों में टिफिन देंगे, टीके नहीं मिलेंगे उनके हाथ में। टिफिन देंगे ताकि वो काम पे जाएं, शाम को घर पे आएं, यहीं पे अपने परिवार में अपना जीवन बसर करें। आपके दोस्त भी होंगे बहुत से, पंजाब में रिश्तेदारियां भी होंगी, या पूछ लो कोई ऐसा आदमी आपने देखा है जो नौकरी भी करता हो और ड्रग्स भी लेता हो? नहीं, हो ही नहीं सकता, उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो कहता जी मैं तो शाम को आता हूँ, थकावट में आके बच्चों के साथ खेल के नहा के सोता है, अगले दिन फिर जाना होता है। अगर हम बेरोजगारी दूर कर पाए तो कई बीमारियां जो हैं उनकी जड़ बेरोजगारी है। इंडस्ट्री को वापस लाना है। इंडस्ट्री जो थी हमारे पंजाब की वो इधर उधर राज्यों में चली गई, क्योंकि सरकारों की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी। कोई आता था, मैंने ये प्लांट लगाना है जी, मैं 10,000 लड़के लड़कियों को काम दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा। वो कहते उनको छोड़ो, हमें क्या दोगे ये बताओ। तो ये वाला काम बंद कर देंगे हम। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या, देखो व्यापारी क्या चाहता है, माहौल चाहता है। मुझे माहौल दे दो, मुझे तंग मत करना, मैं अपना काम करता रहूँगा और नौकरियाँ रोजगार देता रहूँगा। तो इससे पहले एजेंडे में है ही नहीं था ये रोजगार जो था। हमने अभी 50वां दिन हुआ है, पिछली 5 तारीख को 50 दिन हुए सरकार बने हुए, 26,454 नौकरियों का नोटिफिकेशन निकाला है। सरकारी नौकरियां हैं सभी, और डिग्री के मुताबिक नौकरी मिलेगी, कोई रिश्वतखोरी या किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। तो ऐसा चाहते हैं पंजाब, जो पहले नंबर 1 स्टेट होती थी पंजाब, आज पता नहीं लास्ट वाले लास्ट 5 में हमारा जो है नंबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें जो पॉलिटिकल विल पावर रखने वाली लीडरशिप नहीं मिली। डिब्बों का कोई कसूर नहीं होता, वो तो उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लेके जाता है। अब इंजन ही हमने 90 साल पुराने लगा रखे थे, अब क्या करें। दिल्ली वालों ने पहले इंजन बदला,
लेटेस्ट मॉडल इंजन अरविंद केजरीवाल लगाए गए, दिल्ली की गाड़ी पटड़ी पे आ गई। अब पंजाब वालों ने इंजन बदल लिया और डिब्बे भी हम तो 92 दिए हैं साथ में। तो पंजाब की गाड़ी भी तरक्की की पटड़ी पर जल्दी आपको नजर आने लगेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें किसने लूटा। अंग्रेजों ने 200 साल लूटा, जम के लूटा, लेकिन आज अंग्रेज शर्मिंदा होंगे शायद कि हमने 200 साल में उतना काम नहीं किया जितना ये वाले 2 साल में कर देते हैं। अपनों ने लूटा। लोहे और सोने की दुकान आमने सामने थी बाजार में। एक दिन सोने ने लोहे से कहा कि भाई हथौड़ा तुझे भी पड़ता है, हथौड़ा मेरे भी पड़ता है, तू ज्यादा शोर नहीं करता, आधे बाजार में तेरी आवाज आती है। हथौड़ा, सोना बोला हथौड़ा मेरे भी पड़, तो हथौड़ा मेरे पे भी चलता है, कभी मेरी आवाज दुकान से बाहर सुनिए। तो लोहे ने कहा बिल्कुल सही बात है, हथौड़ा तेरे पे भी चलता है, हथौड़ा मेरे पे भी चलता है, तो तेरी आवाज कम आती है क्योंकि हथौड़ा तेरे लिए, लोहे का हथौड़ा तेरे लिए बेगाना है। बेगानों को काम ही पीटना है, बेगाने तो पीटेंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, लेकिन मेरा दर्द इसलिए ज़्यादा है कि मुझे मेरे अपने पीटते हैं। लोहे का ही हथौड़ा है और लोहे को ही पीटता है। तो हमें दर्द इस बात का है, हमें अपने लूट रहे हैं हम। बेगानों का तो काम ही ये था ना, लूटने ही आए थे, अब अपने के लूट रहे हैं। ये दर्द है बहुत बड़ा, देश की जनता का दर्द है। तो हम अपने देश के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। हम मेरा भारत महान सिर्फ ट्रकों के पीछे लिख कर नहीं बना सकते, उसके लिए हमें इकट्ठे होके सबको एफर्ट्स करने होंगे। स्पोर्ट्स में और डिजिटल टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट, अब तो खुल गई, पूरी दुनिया खुल गई है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भारत देश जो है, कई बार सुनते हैं टीवी पर कि छोटी छोटी बातों से दंगे होते हैं, एक दूसरे को लड़ाया जाता है। जब ये कानून आया था सीएए वाला, तो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मुझे स्पीकर साहबा ने कहा सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। मैंने कहा जी मैं सिर्फ 40 सेकंड चाहता हूँ। कहते बोलो फिर। मैंने कहा मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो एक दरिया की तरह इस देश को चलाएंगे, और दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, दरिया को कोई रोका नहीं जा सकता। और जो करप्शन भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनसे मैं यही बात कहूँगा कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। देश के लिए सब कुछ करेंगे, और मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतने प्यार से और मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत सारी तालियां एक बार फिर से होनी चाहिए श्री भगवंत मान जी के लिए। ये भाषण नहीं था, एक एक शब्द उनके दिल से निकला था, दिल की बात थी, मन की बात नहीं कह रही हूं, दिल की बात थी और दिल तक पहुंची है। इसका सबूत है आपके मुस्कुराते हुए चेहरे और आपने जिन तालियों से उन्हें नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद भगवंत मान जी। और इसके बाद जिन्हें हम सुनना चाहते हैं उनसे सबसे पहले एक चीज कह दूं, केजरीवाल जी पहली 2 पंक्तियों में 2-4 कुर्सियां खाली हैं, तो आप उन पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आम आदमी की उपस्थिति जहां ज्यादा होती है वहां अति विशिष्ट व्यक्ति कम आते हैं। तो आपको सुनने वाला आम आदमी न सिर्फ इस सभागार में है, बल्कि इस सभागार के बाहर भी LED वॉल के द्वारा व्यवस्था की गई है। साथ ही लोकमत के चैनल पर, फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर, न्यूज़ 18 पर, तो लाखों करोड़ों लोग आज उस आवाज को सुनेंगे जो इस सभागार से निकलेगी। और वो किसकी आवाज है?
वो आवाज है जिसने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कहते हुए आम आदमी पार्टी सत्तासीन हुई देश के दिल्ली में। उसके बाद देश के सीमावर्ती प्रांत पंजाब में अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। जब इस देश में एक पक्षीय राजनीति की आंधी चल पड़ी थी, तब सक्षम एवं मुखर विपक्ष का मजबूत वृक्ष आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है और अब उसकी भूमिका अगले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी होने वाली है। इसलिए हम खास इरादों वाले आम आदमी यानी कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को अब इस विषय पर सुनेंगे। आम आदमी पार्टी और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी भूमिका। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। एक माँ जन्म देने वाली माँ है, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, और एक माँ उससे भी बड़ी माँ है, हम सबकी माँ, हमारी भारत माँ। तो सबसे पहले उस भारत माँ के सम्मान में सब लोग पूरे दिल से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, लोकमत समूह के चेयरमैन मेरे मित्र विजय दर्दा जी, मेरे छोटे भाई राघव चड्ढा जी, लोकमत समूह के सभी अधिकारीगण, सभी एडिटर्स, सभी कर्मचारीगण, और आज नागपुर से और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। विजय दर्दा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी, और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग इतनी भारी संख्या में, मैं देख रहा था ऊपर भी सब भरा हुआ है, सब लोग कैसे हैं सब लोग? आप लोग, आई लव यू टू। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोकमत ग्रुप की स्वर्ण जयंती के अवसर पे एकत्रित हुए हैं। 50 साल बहुत लंबा समय होता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पे ये एक तरह से स्वर्णिम यात्रा थी लोकमत ग्रुप की। पूरे देश में मराठी का नंबर 1 न्यूज़पेपर और जनता की आवाज बनने वाला मीडिया ग्रुप। नंबर 1 न्यूज़पेपर बनना, मीडिया नंबर 1 बनना कोई आसान काम नहीं होता। इसका मतलब जनता आपको प्यार करती है, जनता आपके ऊपर विश्वास रखती है। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार जब आपका डायमंड जुबली होगा तो भी आप हमें बुलाएंगे, और फिर उसके बाद जब 100 साल होंगे, भगवान करे आप खूब तरक्की करें, पूरा ग्रुप खूब तरक्की करे।
आज मुझे कहा गया है कि इस टॉपिक पे बोलना है आम आदमी पार्टी एंड इट्स रोल इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। आम आदमी पार्टी का 2024 के चुनाव में क्या रोल होगा। मैं यहां कहना चाहता हूं कि हम 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लक्ष्य नहीं है, 2024 का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारा देश है, हमारा लक्ष्य भारत माता है। हम यहां राजनीति में येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, यहां कैरियर बनाने के लिए नहीं आए। अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हैं हम लोग। हम देश के लिए आए हैं, भारत माता के लिए आए हैं। पहली बार जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2013 दिसंबर में, पहली बार मुख्यमंत्री बना, 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। भारत क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई वाकया नहीं है कि 49 दिन में आदमी खुद ब खुद सीएम की कुर्सी छोड़ दे। तो यहां पे सत्ता भोगने और सत्ता पाने के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए आए हैं, देश बनाने के लिए आए हैं। तो 2024 हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? आप लोग भगवान को मानते हो? कौन कौन मानता है? जरा हाथ खड़े करो। मैं भी मंदिर जाता हूं, भगवान को मानता हूं, खूब मानता हूं। जब भी मंदिर जाता हूं, कभी तीर्थ स्थान जाता हूं, कभी सुबह उठ के जब पूजा करता हूं भगवान की, तो जब आदमी मंदिर जाता है, भगवान के पास, भगवान के साथ बात करता है, तो कई बार कुछ मांगता है। मैं भी मांगता हूं, 2 चीजें मांगता हूं। एक तो ये कि हे प्रभु, मेरा भारत जल्द से जल्द दुनिया का नंबर 1 देश बने। और उसे नंबर 1 देश बनाने में जो भी मैं रोल अदा कर सकूं, मैं वो रोल अदा करूं। तो 2024 में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा, केजरीवाल का क्या रोल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज मैं भगवान से मांगता हूं कि हे भगवान, जब तक मैं अपने देश को दुनिया का नंबर 1 देश ना देख लूं, मुझे इस पृथ्वी से मत उठाना, तब तक मुझे मौत मत देना। मैं भारत को नंबर 1 देश देखने के बाद ही मरना चाहता हूं, उसके पहले मैं मरना नहीं चाहता। मुझे राजनीति करनी नहीं आती। अब तो हमें 2012 में आम आदमी पार्टी बनी थी, अब तो 10 साल हो गए राजनीति करनी नहीं आती हम लोगों को। ओनली काम करना आता है, केवल काम करना आता है हमको। ये जो आजकल राजनीति चल रही है, राजनीति मतलब भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती। जब दिल्ली में नई नई सरकार बनी, हम देखते थे इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी। अब पंजाब में सरकार बनी है, भगवंत जी से चर्चा होती है, इतनी चोरी की हुई है पिछली सरकारों ने। हमें चोरी करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती, हमें दंगे कराने नहीं आते, हमें नफरत फैलानी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है। हमें स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। मैं आज इस मंच के जरिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। दरदा साहब, आप भी दिल्ली आते हैं, एक बार इस बार चलिएगा, मैं दिखा के लाऊंगा आपको। स्कूल अस्पताल दिल्ली के हमने बनाए हैं, इतने शानदार। पहले दिल्ली में मुझे पता चला महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? बहुत बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, बच्चे
आते नहीं थे, आते थे तो 15-20 मिनट 1 घंटा करके घर चले जाते थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे, इतना बुरा हाल था और रिजल्ट इतना खराब आता था। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं, इतने शानदार हो गए हैं। मैं आपको 2 ही बातें बताऊंगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2 बातें सुन ली। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे 99.7% आए हैं। 99.7% नतीजे। प्राइवेट के भी नहीं आए इतने नतीजे। प्राइवेट को बहुत पीछे छोड़ दिया अब सरकारी स्कूलों ने। नंबर 1। दूसरी बात, इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। अमीरों के बच्चों ने, अमीरों, पहले गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। पहले गरीब, इस बार अब अमीर लोग भी अपने बच्चों के नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं हो गई, इतनी सुविधाएं हो गई जो प्राइवेट में भी नहीं मिल रही हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी प्राइवेट कंपनी में एक छोटे से केयरटेकर है, किसी लोअर मिडिल क्लास कॉलोनी में रहता है, बहुत गरीब परिवार का है। इस बार 12वीं पास करने के बाद उसका IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुआ है। एक और बच्चा है फैजू, उसके पिताजी मजदूर हैं, झुग्गियों में रहता है। उसका इस बार NSUT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर पहले वाले सरकारी स्कूल होते और उनमें ये बच्चे पढ़ रहे होते तो गरीब का बच्चा गरीब ही बनता, मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनता, केयरटेकर का बच्चा गरीब ही बनता। इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है। एक बच्चा है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड का काम करते थे। कोरोना के टाइम में 2 साल पहले मौत हो गई। उसका एडमिशन IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि केजरीवाल जो है ना, ये 5-7 एग्जाम्पल उठा के ले आया। पिछले 3 साल से हर साल 450 बच्चों का हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से IIT के अंदर एडमिशन हो रहा है। 450 बच्चों का एवरी ईयर। पिछले 3 साल से, विजय जी, पिछले 3 साल से 450 बच्चों का हमारे सरकारी स्कूलों के IIT के अंदर एडमिशन हुआ। और मेडिकल के अंदर अलग, नीट के अलग पेपर दे रहे हैं बच्चे हमारे, नीट के अंदर अलग एडमिशन हो रहा है। मुझे ये करना आता है, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। इससे संतुष्टि मिलती है हमको, इससे लगता है कि यही करने के लिए आए थे हम लोग। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर आजकल हमने पहले सरकारी स्कूलों को ठीक किया। बिल्डिंग सारी तोड़, जितनी बिल्डिंग थी सारी तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई। प्राइवेट स्कूलों के जैसे शानदार बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, लिफ्टें, सरकारी स्कूलों के अंदर शानदार हमने बिल्डिंगें बनाई। और उसके बाद टीचर्स जितने थे हमारे, उनको हमने, जितने हमारे स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल थे, उनको हमने लंदन, स्विट्जरलैंड, यूरोप, कनाडा, सिंगापुर यहां ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। जितने हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स थे, उनको हमने IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। अब नतीजे आने लगे हैं। अब हमने शिक्षा को नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ले गए हैं। हमने स्कूलों के अंदर एक हैप्पीनेस क्लास शुरू की है। हमें ये लगता है कि शिक्षा के जरिए हमें अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। आज इतनी टेंशन है, और आप जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं, इतने गरीब परिवारों से आते हैं, जब घर जाते हैं इतनी टेंशन है, माँ बाप लड़ रहे हैं, कईयों के घर में बाप दारू पी के आता है, पड़ोसी लड़ रहे हैं। जिस माहौल में ये बच्चे रहते हैं इतनी टेंशन होती है।
तो हमने ये तय किया हर रोज जब बच्चा स्कूल आएगा पहले 45 मिनट हम उसको मेडिटेशन कराते हैं, हम उसको अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज देते हैं और कहते हैं ना कि अच्छे काम की खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये हैप्पीनेस क्लासेस की चर्चा अमेरिका में भी चली गई और अभी 3 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब। जब वो दिल्ली आए उनकी पत्नी भी उनके साथ आई, मेलेनिया ट्रंप, और उनकी पत्नी ने आके कहा कि मुझे दिल्ली के स्कूल की हैप्पीनेस क्लास अटेंड करनी है। तो बड़ी बात है, हम तो खुश हो गए। उसने कहा कि मुझे दिल्ली के स्कूल की हैप्पीनेस क्लास अटेंड करनी है। मैंने सुना है कि दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास होती है जो बहुत ही अच्छी है, उससे लोगों को बहुत खुशी मिलती है, बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने बहुत समझाया उसको कि इधर मत जाओ, तुम हमारे दूसरे राज्य के किसी स्कूल में चली जाओ, वहां दिखा देते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में चली जाओ, वो स्कूल हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यहां क्या करोगी जाके। उसने कहा नहीं, मैं तो केजरीवाल के स्कूल में जाऊंगी। भाई साहब 1.5 घंटा बैठ के मेलेनिया ट्रंप ने हैप्पीनेस क्लास अटेंड की। सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठ गई और बैठ के उसने एक एक एक्टिविटी जो उस क्लास के अंदर होती है वो सारी एक्टिविटीज अटेंड की उसने। बहुत बड़ी बात है। अब ये हैप्पीनेस क्लास जो है, अब ये दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल भी हमसे, सोचो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ट्यूशन लेके जा रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक और काम हमने शुरू किया जो मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है देश के लिए। ये जो पूरी शिक्षा पद्धति है ना, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। 1830s के अंदर मैकॉले ने हमारे देश के लोगों को क्लर्क बनाने के लिए, अंग्रेजों का गुलाम बनाने के लिए शिक्षा पद्धति बनाई थी मैकॉले ने। और देश आजाद हो गया लेकिन वही पद्धति अभी तक चली आ रही है। हमारे बच्चे बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, डिग्री, बाहर निकल के नौकरी नहीं मिलती। कुछ तो प्रॉब्लम है। इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? इसका हम लोगों ने समाधान निकाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू की। बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमने बिजनेस करना सिखाया। कैसे सिखाया? विजय जी, हम दिल्ली में 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए देते हैं हर बच्चे को, और हम उसको कहते हैं बिजनेस करो, इस 2,000 रुपए से कुछ बिजनेस करो। तो वो बच्चा अकेला भी कर सकता है, टीम भी बना सकता है। तो मान लीजिए 5 बच्चों ने टीम बनाई तो 5 बच्चों के 10,000 रुपए हो गए। अब ये 5 बच्चे इस 10,000 रुपए से कोई आइडिया सोचते हैं, बिजनेस आइडिया, और फिर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं और इंप्लीमेंट करके उस पैसे से पैसा कमाते हैं। ऐसे 52,000 टीम बन चुकी है बच्चों की, 52,000 टीम। किसी टीम में 4 बच्चे, किसी टीम में 5 बच्चे, किसी टीम में 2 बच्चे, किसी टीम में 6 बच्चे। और इनमें से जिन लोगों के आइडियाज अच्छे थे, फिर हम लोगों ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, अमीर लोगों को। उनके सामने हमारे बच्चों ने करीब 150 के करीब आइडिया फाइनल हुए, उन्होंने प्रेजेंटेशन किया और उन अमीर लोगों को जो जो आइडिया पसंद आया, उन अमीरों ने कहा मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मैं इसमें पैसा। 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा। एक 5 बच्चों की टीम ने एक ड्रिंक बनाई, उसका नाम रखा मिस्टिक डेट्स। वो कॉफी की तरह है लेकिन उसमें कैफीन नहीं है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, आयरन है उसमें, काफी कैल्शियम है उसमें। मिस्टिक डेट्स करके एक ड्रिंक बनाई तो 5 बच्चे एक साथ आए, 5 बच्चों ने मिलके 10,000 रुपए इकट्ठे हुए। 6 महीने के अंदर
इन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए कमा लिए 10,000 रुपए का। 2.5 लाख रुपए बच्चों ने कमा लिए, इन बच्चों ने 6 महीने में 2.5 लाख। फिर जब इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपनी बात रखी तो 17,35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इनको मिल गया इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से। कुछ बच्चे, 8 बच्चे इकट्ठे हुए, 16,000 रुपए इनके थे। इन्होंने कंपोस्ट बनाया, नई किस्म का कंपोस्ट खाद, और 10 महीने के अंदर इन्होंने 65,000 रुपए कमा लिए बेच के। ये बच्चे बेचते हैं माल, इंटरनेट पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, माल बेचते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, खुद ही करते रहते हैं। और इस उद्योगपतियों 16 लाख रुपए इन लोगों को उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट मिला है। कुछ बच्चे थे, 6 बच्चे, उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया। 6 बच्चे मतलब 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए से ये 6 महीने में 1.5 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं अपना, और इनको 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ये बच्चे जब कल डिग्री करके निकलेंगे तो ये नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे, इनके पास ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है, बिजनेस करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, बदलाव जरूरी है। हम पकौड़े बनाने नहीं, हमने दिल्ली में शानदार हॉस्पिटल बनाए हैं। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों का पहले बहुत बुरा हाल था दिल्ली में, बहुत बुरा हाल था सरकारी अस्पताल, जैसे यहां भी सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल होगा। दवाइयां मिलती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, डॉक्टर लिख देता है, कहता है बाहर टेस्ट करा के ले आओ। मशीनें काम नहीं करती, सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं करती, जंग लगा रहता है, दीवारों पे पान की थूक पड़ा रहता है। यही है ना? पहले दिल्ली में भी ऐसा था। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को अब इतना शानदार बना दिया। दिल्ली में हमने 3 लेवल की सिस्टम बनाया। प्राइमरी लेवल, मोहल्ला क्लिनिक। हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोल दिया, छोटा सा क्लिनिक। उसमें एक डॉक्टर बैठता है, आपको जुखाम, बुखार, खांसी, ये सब छोटी छोटी बीमारियां, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, आपके सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, डॉक्टर फ्री, आप वहां पे दिखा के ले आइए। नेक्स्ट लेवल है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक में 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, गायनी का डॉक्टर, बच्चों का पीडियाट्रिक्स, मेडिकल का डॉक्टर, ऑर्थो का डॉक्टर, इस तरह के 8 किस्म के डॉक्टर। वहां पे सुबह से शाम तक का, अगर किसी को एडमिट करके अगर करना है तो 1 दिन का वहां पे एडमिशन हो सकता है। और वहां भी उससे भी सीरियस बीमारी है तो सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमने जो दिल्ली सरकार के जितने मल्टी स्पेशलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, सबका बेड़ा गर्क था, मशीनें काम नहीं कर रही थी। मैंने आने के बाद तुरंत एक काम तो शुरू किया, मैंने कहा हर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हर सोमवार को मेरे को ये लिख के भेजेगा, सीटी स्कैन मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, एक्सरे मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, कौन कौन सी दवाइयां अस्पताल में हैं, कौन कौन सी अस्पताल में नहीं है। रोज सवेरे 11 बजे हर सोमवार को 11 बजे जब मेरे पास रिपोर्ट आने लगी, अपने आप सबने काम करना चालू कर दिया। मशीनें भी ठीक हो गई, दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी दवाइयों की, टेस्ट भी होने लगे, सारा काम। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। और एक और बहुत बड़ा काम किया कि दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। हमने ऐलान किया कि दिल्ली के हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का सारा इलाज दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त किया जाएगा। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, आपका सारा इलाज मुफ्त है। आपको चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी छोटी बीमारी हो, सारा इलाज आपका मुफ्त है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मिथिलेश पांडे जी हैं, ये झुग्गियों में रहते हैं, इनको पेनक्रियास की कैंसर हो गया, सर्जरी हुई, मार्केट में कराते तो 6 लाख रुपए लगते, इनका सारा खर्चा फ्री था। जीबी पंत हॉस्पिटल में इनका सारा
इलाज हुआ। मुन्नी देवी है, गॉल ब्लैडर का कैंसर था, दक्षिणपुरी की झुग्गियों में रहती है, इनको स्टंट डला, 4 लाख रुपए का खर्चा था, सारा फ्री। हर आदमी का, हर औरत का जो कराना चाहे, जो प्राइवेट में जाना चाहे उनका स्वागत है, प्राइवेट में जाए, लेकिन जो सरकारी अस्पताल में कराना चाहे उनका सारा इलाज मुफ्त है। ये लोग मेरे को खूब गालियां देते हैं, दूसरी पार्टी वाले खूब केजरीवाल फ्री 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 कहते हैं ना, फ्री भी फ्री भी फ्री भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो गरीब है तो उसका क्या कसूर है? क्या भारत माता, भारत के अंदर अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा, क्या भारत सरकार का, राज्य सरकार का फर्ज नहीं है कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? तो अगर मैं बच्चों को फ्री शिक्षा देता हूं तो क्या गलत करता हूं? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए फ्री शिक्षा? कहते केजरीवाल फ्री शिक्षा क्यों देता है? क्योंकि केजरीवाल की सेटिंग नहीं है प्राइवेट स्कूलों के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई हमारे देश में बीमार हो, आज इतना इन लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया, इतना महंगा हो गया इलाज कराना प्राइवेट अस्पतालों में, अगर आपको भगवान ना करे कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, कर्जा चढ़ जाता है, आदमी आत्महत्या कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? कितनी आत्महत्या इस वजह से होती है कि पैसा नहीं था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। तो अगर मैं लोगों का इलाज मुफ्त में कर रहा हूं तो बताइए क्या गलत कर रहा हूं? ये कहते हैं केजरीवाल मुफ्त में इलाज क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी सेटिंग नहीं है इन बड़े बड़े अस्पतालों के साथ, इन प्राइवेट अस्पतालों के। मैं सेटिंग नहीं करता इन प्राइवेट अस्पतालों के साथ। दिल्ली में अभी हमने शुरू किया, हमने कहा सब लोग योगा करो, सवेरे उठ के योगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैंने कहा सब लोग, पूरी दिल्ली को मैं योगा कराऊंगा। मैंने कहा 25 लोग इकट्ठे हो जाओ, और अगर आप योगा करना चाहते हो, 25 लोग इकट्ठे हो गए, मेरे को मिस्ड कॉल मारो, मैं फ्री में योगा टीचर आपके यहां भेजूंगा। आज पूरी दिल्ली के अंदर योगा शुरू हो गया, योगा क्लासेस शुरू हो गई है पूरी दिल्ली के अंदर। बताइए फ्री में अगर योगा करा रहा हूं तो क्या गलत काम कर रहा हूं जी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने बिजली, पहले दिल्ली के अंदर 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, 8-8 घंटे के पावर कट, अब 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। तो बीजेपी वाले कहते हैं मुफ्त क्यों देते हो? तो मैंने अभी एक नई स्कीम चालू की है, मैंने कहा जिसको नहीं चाहिए मत लो, जो मांगेगा उसी को मिलेगी। हमने अभी नई स्कीम चालू की है, अभी हम सबको देते थे पिछले साल तक, इस बार हमने कहा ठीक है, ये जो शोर कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, जिसको नहीं चाहिए वो अप्लाई कर दो, हम आपको नहीं देंगे। आजकल हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, अयोध्या भेजते हैं श्री रामचंद्र जी के, रामलला के दर्शन करने के लिए। बताओ क्या गलत करते हैं? फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं। फ्री तीर्थ यात्रा कराने का तो पुण्य होता है, तीर्थ यात्रा कराने का भी पुण्य होता है, तीर्थ यात्रा करने का भी पुण्य होता है। कहते हैं केजरीवाल तीर्थ यात्रा क्यों कराता है? आजकल इन्होंने, मैं देखता हूं कई सारे इन लीडर्स के भाषण में एक ही सांस में बोलते हैं ये फ्री भी बड़ा गलत है, फ्री भी बड़ा गलत है, फ्री भी नहीं होना चाहिए, और फिर कहते हैं हमारी सरकार बनी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक ही भाषण में इनकी पार्टी वाले एक ही भाषण में बोलते हैं केजरीवाल गंदा, केजरीवाल ये फ्री भी देता है, फलाना देता है, हमारी सरकार बनी तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। नेताओं का फ्री बंद करो। सही बोला, आज तक भगवंत मान ने बहुत सही किया, ये नेताओं को सब कुछ मिले। आपको पता है एक एक नेता को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 4000 यूनिट तुमको हर महीने बिजली मुफ्त मिले तो कोई तकलीफ नहीं है। एक गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए तो सारे नेता चिल्लाते हैं फ्री भी फ्री भी फ्री भी फ्री भी। अरे यार, नेताओं का सारा इलाज मुफ्त होता है, अमेरिका में इलाज करा के आते हैं, और अगर एक गरीब आदमी बेचारा सरकारी अस्पताल में उसको दवाइयां फ्री कर दी तो कहते हैं फ्री भी फ्री भी फ्री भी।
और आजकल इन्होंने बड़े बड़े, मैं देख रहा हूं, अर्थशास्त्री आर्टिकल लिख रहे हैं अखबारों के अंदर, बड़े बड़े अर्थशास्त्री। अगर फ्रीबी का कल्चर चालू रखा तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक भी अर्थशास्त्री को यह आर्टिकल लिखते नहीं देखा कि अगर भ्रष्टाचार चालू रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। भ्रष्टाचार चलते रहना चाहिए। मैं ये फ्रीबी कैसे दे रहा हूं? मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है? मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कहां से फ्रीबी दे रहा हूं? करप्शन खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जो पहले नेताओं की जेब में पैसा जाता था, जो पहले अफसरों की जेब में पैसा जाता था, अब मैं आप लोगों के बीच में बांट देता हूं। किसी की बिजली फ्री कर देता हूं, किसी का दवाई फ्री कर देता हूं, किसी का। कोई ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री जितने लिख रहे हैं मेरे खिलाफ, कोई ये नहीं लिख रहा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कोई नहीं लिख रहा। कहते भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, चलते रहना चाहिए, हमें भी मिलता है उसमें से। फ्रीबी बंद होनी चाहिए। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि नेताओं की फ्रीबी बंद होनी चाहिए, जनता की फ्रीबी बंद होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा, ये नेताओं ने लिखा है। मेरे से कई लोग पूछते हैं, केजरीवाल जी किसके साथ अलायंस करोगे, नेशनल अलायंस किसके साथ करोगे? मेरे को ये राजनीति करनी नहीं आती। इनका अलायंस मेरे को समझ में नहीं था। ये 10 पार्टियों का अलायंस, 20 पार्टियों का अलायंस, इसको हराने के लिए अलायंस करेंगे, उसको। मेरे को किसी को नहीं हराना, मेरे को तो देश को जिताना है। मैं एक ही अलायंस करूंगा, इस देश के 130 करोड़ लोगों का अलायंस तैयार करेंगे हम लोग। 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। इस देश के डॉक्टर्स का, इस देश के इंजीनियर्स का, इस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, इस देश के पत्रकारों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के किसानों का, इस देश के वकीलों का, इस देश के आम आदमी, 130 करोड़ आम आदमियों का अलायंस बनेगा, जो अलायंस इस देश को नंबर 1 देश बनाएगा। आज ये देश जहां पे है, ये नेताओं की वजह से नहीं है। जैसे मैं पढ़ रहा था, कई सारी मैं पढ़ता रहता हूं जो बड़ी इंस्पिरेशनल। एक भानु श्रीवास्तव है, कैनरा बैंक में काम करते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बैंक वालों को। शाम को रोज घर आने के बाद 2 घंटे झुग्गी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में ट्यूशन देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ये देश जिंदा है। एक और हैं केदार प्रसाद, झारखंड के एक गांव में रहते हैं। उनके गांव में बिजली नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपनी इधर उधर से डोनेशन करके, पैसे इकट्ठे करके, उन्होंने अपने गांव के लिए एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया, जिससे उनके गांव की गलियों में लाइट आ गई, उनके गांव में मंदिर में लाइट आ गई। ऐसे लोगों की वजह से आज हमारा भारत जिंदा है। इन नेताओं की वजह से नहीं है। नेताओं ने तो लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस देश के ऐसे लोगों को, 130 करोड़ लोगों को हाथ से हाथ पकड़ के हमें सबको मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। आज हमारे देश में एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी में पूरे देश में कहीं कोई गुंडागर्दी हो जाए, कहीं कोई दंगे हो जाए, इसके लोग पहुंच जाते हैं उनको मेंबर बनाने के लिए। अपने लोग गुंडों को, लफंगों को, दंगों को, पूरे देश में दंगे कराते हैं, पूरे देश में गुंडाई कराते हैं, पूरे देश में लफंगाई कराते हैं। मैं तो दंग रह गया इतने। मैंने कहीं बलात्कार हो जाए, बलात्कारियों के लिए शोभा यात्रा निकालते हैं, बलात्कारियों को माला पहना के आते हैं। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह की गुंडागर्दी, लफंगाई से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप लोगों को दंगे चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को गुंडागर्दी चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को तरक्की चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो मेरे साथ आ जाओ सब लोग। अगर आप लोगों को भ्रष्टाचार चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति चाहिए, तो आइए हम सब लोग मिलके 130 करोड़ लोगों का एक नया अलायंस बनाते हैं। मैं फिर से दरदा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने
इतने खूबसूरत लोगों के साथ आज बात करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी। आपने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचता है, लेकिन आम आदमी देश के बारे में सोचता है। एक बार फिर से बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आम आदमी की इस त्रिमूर्ति के लिए।